जय भीम, ये दो शब्द अपने आप में संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि जय भीम सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ विद्रोह का नाम भी है। इस कड़ी में तमिल सिनेमा जगत से एक शानदार फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है जय भीम। तो मूवीज टाइम के लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म जय भीम को। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जेल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैदी जेल से बाहर निकल रहे हैं और इन्हीं में से एक जेलर उन सभी कैदियों की जात पूछता है और जिनकी बड़ी जात निकलती है उन्हें वह रिहा कर देता है, लेकिन जिनकी छोटी जात निकलती है तो उनकी वह एक अलग लाइन बनवा देता है। दरअसल यहाँ पर जो बड़ी जात वाले होते हैं और जो अमीर आदमी है वह छोटी जात वालों पर जुल्म करते हैं और जो गुनाह उन्होंने कभी किए ही नहीं वह उन पर झूठा आरोप लगवा कर अपराधी घोषित करवा कर उन्हें जेल में बंद करवा देते हैं, जिससे कि वह बड़ा जात वाला आदमी बच जाता है और इन सभी कामों में पुलिस उनका साथ देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजा कन्नू और उसकी वाइफ संगैनी को, जो कि चूहे और सांप पकड़ने का काम करते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर उसके भाई, उसकी बहन और उसके बहन के पति को देखते हैं जो कि यही काम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं के गांव के सरपंच को, जहां पर सरपंच की वाइफ अपने गहनों को देख रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक सांप आ जाता है जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाती है और फिर तुरंत ही राजा कन्नू को बुलाया जाता है। अब राजा कन्नू उसी कमरे में जाता है जहां पर बहुत सारे गहने रखे होते हैं और बहुत सारे पैसे रखे होते हैं और फिर राजा कन्नू सांप को ढूंढने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद राजा कन्नू सांप को आसानी से पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हम उन्हीं की बस्ती में मैत्रा नाम की एक टीचर को देखते हैं जो कि उन्हें पढ़ाया करती थी और मैत्रा एक ऐसी लड़की थी जो कि जात पात में विश्वास नहीं करती थी। वह सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करती थी, साथ ही वह उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाती थी। मैं आपको बता दूं, उन बस्ती वालों का ना तो कोई वोटर आईडी था और ना ही कोई पहचान पत्र था और ना ही उनके पास कोई राशन कार्ड था। वह एक दफ्तर जाते हैं अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन वह ऑफिसर उनसे मना कर देता है और छोटी जात होने के कारण वह उन्हें वहां से भगा देता है। और आगे बताया जाता है कि अब संगैनी प्रेग्नेंट है और इस बात को सुनकर राजा कन्नू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब राजा कन्नू को भट्टे में काम करने के लिए जाना था, लेकिन ये बात संगैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह उसे कहती है कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वह उसे इस हालत में उसे वहां पर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वह वहां पर अकेला जाता है। जिसके बाद राजा कन्नू भट्टे में कुछ दिनों तक काम करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सरपंच के घर उन गहनों की चोरी हो चुकी है और इस चोरी का पूरा शक राजा कन्नू के ऊपर जाता है, क्योंकि एक वही शख्स था जिसने उन गहनों को देखा था। सरपंच पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू उनके घर सांप पकड़ने के लिए आया था और तभी उसने उन गहनों को देख लिया था और शायद उसके मन में लालच आ गया होगा, इसलिए उसने चोरी कर ली। अब राजा कन्नू तो भट्टों में काम करने के लिए गया था और जब पुलिस वाले उसके घर जाते हैं तो वहां पर राजा कन्नू तो नहीं होता है, लेकिन संगैनी को वह बुरी तरह से पकड़कर जेल में लाने लगते हैं। वह ये बात भी भूल जाते हैं कि संगैनी प्रेग्नेंट है। उन्हें इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं चंद्रू को, जो कि ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा वकील है और फिलहाल वह एक मोर्चे पर है और इस मोर्चे का कारण भी पुलिस ही है। दरअसल एक पुलिस वाले ने एक वकील को चाटा मार दिया था, जिसके कारण सभी वकील मिलकर उन पुलिस वालों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रू देखता है कि उसके कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं और उन्हें देखकर वह बैरिकेड के ऊपर से कूदकर वह कोर्ट के अंदर जाने लगता है। और अंदर आकर जब कोई उससे पूछता है कि अभी तो आप मोर्चे पर थे और एकदम से आप अंदर कैसे आ गए, तो वह उन्हें बताता है कि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। दरअसल केस यहाँ पर ये था कि छोटी जात वाले जो लोग थे उन्हें झूठे आरोप में उन्हें जेल के अंदर कर दिया गया है। दरअसल वह गुनाह उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। ये गुनाह तो उन बड़े लोगों ने किए हैं और अपने गुनाह को छुपाने के लिए वह ये सारा आरोप छोटे लोगों पर लगा देते हैं और इस काम में पुलिस उनका पूरी तरह से साथ देती है। और ये बात चंद्रू बहुत ही अच्छे से कोर्ट में साबित कर देता है और साथ ही में वह केस जीत जाता है। अगले कुछ सीन में हम ये देखते हैं कि चंद्रू की पुलिस से बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए वह पुलिस के हर जगह पर विरोध करता रहता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर संगैनी और मैत्रा वहाँ पर आती है, जो कि चंद्रू से ही मिलने आए थे। यहाँ पर संगैनी चंद्रू से मिलती है और चंद्रू उससे पूछता है कि मुझे वो सब कुछ जानना है जो कुछ हुआ था। जिसके बाद संगैनी फ्लैशबैक की स्टोरी को सुनाती है। संगैनी चंद्रू को बताती है कि राजा कन्नू को ढूंढते हुए एक दिन पुलिस वाले उसके घर आए, उसे बहुत मारा और पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। साथ ही वह उन्हें बताती है कि राजा कन्नू के भाई और राजा कन्नू की बहन और उसकी बहन के पति को मारते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। हवालात के अंदर लाने के बाद उन सभी को उन्होंने बहुत मारा और साथ ही में जानवरों की तरह सलूक किया। और दूसरी तरफ पुलिस वाले राजा कन्नू को ढूंढते हुए उन भट्टों के पास जाते हैं जहाँ पर भट्टों के काम चल रहे होते हैं। वहाँ पर वह राजा कन्नू के बारे में पूछते हैं, लेकिन राजा कन्नू वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ का एक आदमी पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू यहाँ बिना बताए भाग गया है। दरअसल राजा कन्नू घर की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। हवालात में लाने के बाद राजा कन्नू को पुलिस वाले बहुत मारते हैं। साथ ही वह उससे कहते हैं कि गुनाह कबूल करो कि तुम ही ने चोरी की है, लेकिन जो गुनाह कभी उसने किया ही नहीं उसके लिए वह हाँ कैसे बोलता। इसलिए वह चुपचाप पुलिस वालों के हाथ बहुत बुरी तरह पिटता रहता है। और जब अगले दिन संगैनी ने राजा कन्नू
कन्नू के लिए खाना लेकर आई थी तो वह उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि राजा कन्नू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा था। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि वह लोग जेल से फरार हो चुके हैं और पुलिस वाले अब संघेनी को परेशान करने लगे हैं। अब इन तीनों का कोई भी अता पता नहीं था, इसलिए संघेनी और मेत्रा मिलकर कुछ अधिकारियों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें भी वहां पर कोई मदद नहीं मिलती है। जिसके बाद वह कुछ वकीलों के पास जाती है, लेकिन वहां भी उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलती है। तब वहां का एक आदमी उन्हें चंद्रू के बारे में बताते हैं और वह कहता है कि ये आदमी ह्यूमन राइट वाला केस लड़ता है और ये फीस नहीं लेगा। साथ ही में मेत्रा चंद्रू को उन तीनों के फरार होने वाली जो रिपोर्ट पुलिस वालों ने बनाई थी वह चंद्रू को देती है। वह रिपोर्ट बहुत सॉलिड थी क्योंकि उस रिपोर्ट में बहुत सारे गवाह थे और उन्होंने उन तीनों को भागते हुए देखा था। अब चंद्रू इस केस के लिए पूरी स्टडी करने लगता है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तब चंद्रू हेबियस कॉर्पस के तहत इस केस को लड़ता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी इंसान का बिना सबूत के गायब हो जाना या फिर किसी इंसान के द्वारा किडनैप कर लिया जाना, जिसके बाद कोर्ट पुलिस वालों को खुद ऑर्डर देता है कि पुलिस वाले उस गायब हुए इंसान को ढूंढे और जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करें। ऐसे केस जो होते हैं वह कोर्ट में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, लेकिन चंद्रू ने इस केस को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था और कोर्ट में साबित कर दिया था कि वह सही है, जिसके बाद जजेस भी मान जाते हैं और हेबियस कॉर्पस के तहत पुलिस वालों को ऑर्डर दे दिया जाता है राजा कन्नू को ढूंढने के लिए। साथ ही वह जजेस से ये भी कहता है कि पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बनाई थी उनमें जितने भी गवाह लिखे हुए थे वह उनके साथ सवालात करना चाहता है। अब चंद्रू पुलिस वालों की रिपोर्ट में जो गवाह लिखे हुए थे वह उन सभी से क्वेश्चन कर रहा होता है और वह सभी लोग पुलिस वालों के पक्ष में आंसर दे रहे होते हैं। चंद्रू समझ जाता है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। इन गवाहों में 2-3 लोग ही होते हैं, जिनमें से एक होता है डॉक्टर जिसने उन तीनों की मलहम पट्टी की थी और उनमें से एक होता है जो कि मेडिकल शॉप पर दवाई बेचता है और उसने उन सभी को दवाई दी थी। अब यहाँ पर ये केस उनकी तरफ में पूरी तरह से झुक चुका था और अब शायद पुलिस वाले जीतने वाले थे। तभी चंद्रू एक पुलिस वाले को कटघरे में बुलाता है जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी। चंद्रू उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, लेकिन वह तो ऐसे जवाब दे रहा था जैसे उसने ये आंसर रट के आया था। तो चंद्रू उससे कहता है कि आपने ये रिपोर्ट बनाई थी तो आपको तो ये जरूर पता होगा कि मेडिकल शॉप कहाँ पर है और डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ पर है। तब वह पुलिस वाला ये बात बताने में नाकाम हो जाता है। साथ ही में चंद्रू सभी को बताता है कि दोनों ही अलग अलग दिशा पर थी और चंद्रू यहाँ पर साबित कर देता है कि वह पुलिस वाला झूठ बोल रहा है और साथ ही वह ये भी बता देता है कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसलिए वह इस केस को लेकर शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। और जब एक दिन संघेनी अपने वकील साहब को कॉल कर रही थी तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी बेटी को उठाकर हवालात ले जा लेते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद संघेनी को भी वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पर वह पुलिस वाले उससे हाथ जोड़कर कहते हैं कि वह अपना केस वापस ले ले, लेकिन संघेनी उनकी बात नहीं मानती है। जिसके बाद वह पुलिस वाले उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीएसपी का उनके पास कॉल आता है और वह उनसे कहते हैं कि अगर संघेनी को कुछ भी हुआ तो तुम सभी की नौकरी जा सकती है, इसलिए उसे तुम अभी अपने जीप में बिठाओ और अपने घर छोड़ो। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। दरअसल जब वह पुलिस वाले संघेनी की बेटी को वहां से उठाकर ले जा रहे थे तभी एसटीडी बूथ में वकील साहब का कॉल आता है और संघेनी यहाँ पर चंद्रू को सारी बातें बता देती है। जिसके बाद चंद्रू तुरंत ही जज साहब के पास जाता है और जज साहब तुरंत ही डीएसपी के पास कॉल करते हैं। अब इस केस को शहर के सबसे बड़े वकील ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद वह कोर्ट में आता है और एक ही गवाह से उस केस को निपटाने लगता है। वह गवाह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का एक आदमी था और वह तीनों उसी के पास काम किया करते थे। वह जज को बताता है कि राजा कन्नू के भाई का उसके पास कॉल आया था और वह उन्हें बताता है कि वह जेल से फरार हो चुके हैं। जिसके बाद चंद्रू उस आदमी से कहता है कि आपको ये बात सबसे पहले राजा कन्नू के परिवार को बतानी चाहिए थी। तब वह आदमी उससे कहता है कि मैंने उनके परिवार को बताई थी ये बात, और ये बात भी सही हो जाती है। अब ये केस ऑपोजिशन की तरफ पूरी तरह से झुक चुका था। जिसके बाद चंद्रू संघेनी के ऊपर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद मेत्रा उससे कहती है कि मैंने उसे बताने को मना किया था। साथ ही में चंद्रू को मेत्रा बताती है कि ये बात छुपाई जरूर थी, लेकिन उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजा कन्नू के भाई को अंक पढ़ना भी नहीं आता था, तो वह कॉल कैसे करता। जिसके बाद चंद्रू एसटीडी बूथ की पूरी लिस्ट को मंगवा लेता है और बारी बारी से सभी को चेक करने लगता है कि राजा कन्नू के भाई ने आखिरकार किस एसटीडी बूथ से कॉल किया था, और आखिरकार उसे वह एसटीडी बूथ मिल जाता है। दरअसल वह फोन केरल के एक एसटीडी बूथ से किया गया था और चंद्रू केरल पहुंच जाता है और उस एसटीडी बूथ के मालिक से भी मिलता है। अब आगे हम कोर्ट रूम के सीन को देखते हैं, जहां पर चंद्रू उसी एसटीडी बूथ के मालिक को कटघरे में बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम वह सब कुछ बताओ
जो वहाँ पर हुआ था। वह उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले वहाँ पर 3 लोग आए थे और वह तीनों ही उस एसटीडी बूथ में घुस गए थे, इसलिए उसका ध्यान उन पर गया था और वह उन तीनों की पहचान भी कर लेता है। अब चंद्रू जज साहब से कहता है कि पुलिस वाले इन सभी में मिले हुए हैं, इसलिए वह इस केस को सीबीआई को हैंडल करने को कहता है और जज साहब भी उसकी बात मान जाते हैं। और अब ये केस आईजी के पास आ चुका है और आईजी का रोल प्ले किया है प्रकाश राज जी ने, जिसके बाद आईजी और चंद्रू इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। अब क्योंकि वह तीनों कहीं भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए वह केरल जाते हैं और वहाँ की सभी जेलों को चेक करते हैं और सारी एफआईआर को भी चेक करते हैं कि कहीं वह तीनों यहाँ पर भाग कर तो नहीं आए हैं। और इन्वेस्टिगेट करते वक्त वहाँ का एक ऑफिसर मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि हिट एंड रन केस में उन्हें एक लाश मिली थी और कुछ फोटोज बताई जाती है तो मेत्रा राजा कन्नू को आइडेंटिफाई कर लेती है। दरअसल राजा कन्नू की लाश शहर के बॉर्डर पर मिली थी और बताया जा रहा है कि राजा कन्नू का एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर संज्ञानी पूरी तरह से टूट चुकी थी और दूसरी तरफ वकील उन पुलिस ऑफिसरों से पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। वह सब कुछ सच सच पूछना चाहता है उनसे। तो वहाँ का पुलिस वाला उन्हें बताता है कि हम जब राजा कन्नू को मार रहे थे तो गलती से वह वहाँ पर मारा गया, जिसके बाद उन्होंने उसे वहाँ से लॉकअप से निकाल कर उसे शहर की बॉर्डर पर ले जाकर वहां पर पटक दिया। अब चंद्रू को तो ये सब कुछ मर्डर लग रहा था, लेकिन ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि वह भागते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। दूसरी तरफ चंद्रू को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि एसटीडी बूथ में जो 3 लोग थे उनमें से एक राजा कन्नू का भाई भी था और साथ ही में उन्हें एक जेल के बारे में भी खबर लगती है जहाँ पर राजा कन्नू के भाई और उसके भाई का पति है। इसलिए मेत्रा को उस जेल में आइडेंटिफाई करवाने के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर वह राजा कन्नू के भाई और उसके बहन के पति को देखती है, जिसके बाद उन्हें अदालत में ले जाया जाता है जहां पर राजा कन्नू के भाई जज साहब को बताता है राजा कन्नू को पुलिस वालों ने बहुत मारा था और इतना मारा था कि वह बेहोश हो चुका था। साथ ही में राजा कन्नू की बहन के पति भी बेहोश हो गया था और वह जब दोनों होश में नहीं आ रहे थे तो वह उनकी आंखों में मिर्च डालने लगे थे, जिसके बाद राजा कन्नू के बहन का पति तो होश में आ गया था, लेकिन जब वह राजा कन्नू की आंखों में मिर्च डालते हैं तो वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वह मर चुका था। जिसके बाद आईजी को कटघरे में बुलाया जाता है और आईजी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जज को बताता है। चोरी दरअसल उन्हीं के गांव के एक आदमी ने की थी जिसका नाम रवि है और उसके साथ पुलिस भी मिली हुई थी। और चंद्रू यहाँ पर जज साहब को बताता है कि राजा कन्नू की जहाँ पर मौत हुई थी वहां पर उसने पुलिस वालों के पैर के निशान और गाड़ी के निशान देखे थे, इसलिए वह जज साहब से दरखास्त करता है कि संज्ञानी को गाँव के बीचों बीच एक घर दिया जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो दोस्तों उन सभी पुलिस वालों को सजा हो गई थी और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।